नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे साजिश रची गई, इसका खुलासा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एक चार्जशीट से हुआ है। अहमदाबाद सेशंस कोर्ट में एसआईटी ने 100 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट फाइल की है। इस चार्जशीट के पन्ने गुजराती में हैं, लेकिन देश और दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं 100 पन्नों की है। हमने इस चार्जशीट को बहुत गौर से पढ़ा, एक एक पॉइंट का हिंदी में अनुवाद किया और इसमें चौंकाने वाली बात पता चली। नरेंद्र मोदी को सजाए मौत दिलाने की साजिश थी। गवाहों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, झूठे सबूत बनाए गए, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, एक प्लान बनाया गया जिसके तहत कुछ लोग नरेंद्र मोदी को कड़ी सजा दिलाना चाहते थे। कौन थे ये लोग, इन्होंने कितने साल तक ये प्लान बनाया और कैसे ये पूरा का पूरा प्लान फेल हुआ, इसकी साजिश नाकाम हुई, निर्णय कपूर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझते हैं। मोदी को फंसाने के लिए बहुत गहरा षड्यंत्र रचा गया। साजिश का पहला हिस्सा था नरेंद्र मोदी की जान से खेलना। साजिश इतनी खतरनाक थी कि कुछ लोगों ने प्लान बनाया नरेंद्र मोदी को फांसी दिलाना। ये कौन लोग थे, थोड़ी देर में बताएंगे। सोचिए, जो आज देश के पीएम हैं, 8 साल से देश चला रहे हैं, जो 13 साल गुजरात के सीएम रहे, 2002, 2007, 2012 में जिन्होंने लगातार 3 चुनाव जीते, उस नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए 20 साल पहले फर्जी केस बनाए गए, फर्जी दस्तावेजों का जुगाड़ किया गया, फर्जी गवाह खड़े किए गए। कुछ लोगों ने सबसे पॉपुलर सीएम को सजाए मौत दिलाने के लिए फेक स्क्रिप्ट लिखी। मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म करने की प्लानिंग थी। मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है, ये उनकी जिद है। ये हम मोदी को नीचा दिखा करके रहेंगे, हम मोदी को नीचा गिरा करके रहेंगे। मोदी को खत्म करने की सुपारी किसने ली थी, किसके कहने पर यह पूरी पटकथा लिखी गई, पूरा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, गवाह कब, कहां और कैसे बदले गए, इन सारे सवालों के जवाब गुजरात दंगों की जांच कर रही एसआईटी की उस चार्जशीट में है जो उसने फाइल की है। यह चार्जशीट वैसे तो गुजराती में है, मगर इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए एक एक करके इस चार्जशीट के सारे पन्ने खंगालते हैं। किस पन्ने में क्या लिखा है, मोदी को फंसाने की साजिश रचने वाले किस कैरेक्टर के बारे में क्या कहा गया है, 1 बाय 1 आपको हर सवाल का जवाब देते हैं। मोदी को फिनिश करने के लिए जो फेक स्क्रिप्ट लिखी गई, उसकी राइटर तीस्ता सीतलवाड़ थी। मोदी को रास्ते से हटाने वाली तीस्ता की टीम के 2 अहम खिलाड़ी थे, रिटायर्ड डीजीपी आरबी श्री कुमार और फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट। इन दोनों के अलावा एक तीसरा नाम भी था और वो थे कांग्रेस के पूर्व नेता और सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सारे कैरेक्टर्स एक ऐसा फूल प्रूफ प्लान रेडी करना चाहते थे जिससे मोदी को संभलने का मौका तक न मिले और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा सके। चार्जशीट के मुताबिक दंगों के बाद तीस्ता सीतलवाड़, अहमद पटेल, संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार, इन सब ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया, यानी चारों एक दूसरे के संपर्क में आए और एक बार नहीं, कई मौकों पर इन चारों ने एक दूसरे के साथ अलग अलग मीटिंग्स की। तीस्ता सेतलवाड़ और अन्य 2 एक्यूज आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट, ये सबसे पहली बार गुजरात दंगों के करीब 4 महीने बाद दिल्ली में अहमद पटेल के घर पर मिले थे और वहीं पे इन्होंने मिलकर के पूरी साजिश को कैसे अंजाम दिया जाएगा इसकी प्लानिंग की। और उसके बाद कई बार तीस्ता सेतलवाड़ इन दोनों एक्यूज के घर पर उनसे मिली और अक्सर उसमें यही बात होती थी कि कैसे दंगा पीड़ितों के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा किया जाए और उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश में
एक पुख्ता केस तैयार करने में, जो कि झूठे तथ्यों के आधार पर पूरा बुना गया था, उसको तैयार किया जाए। चार्जशीट के मुताबिक मोदी के खिलाफ केस मजबूत बनाने के लिए, गलत सबूत और गवाह खड़ा करने के लिए मीटिंग्स के दौरान एक बार तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए की रकम भी मिली। इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नाम की संस्था की आड़ में आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर दंगों के पीड़ितों को कांटेक्ट किया। सारा खेल यहीं से शुरू हुआ। चार्जशीट के मुताबिक दंगा पीड़ितों के दिमाग में फोर्सफुली ये बात डालने की कोशिश की गई कि गुजरात उनके लिए सेफ नहीं है, उन्हें यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। पीड़ितों पर दबाव बनाकर उन्हें अपना केस गुजरात के बाहर ट्रांसफर कराने के लिए फोर्स किया गया। चार्जशीट में एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि तीस्ता एंड गैंग ने दंगा पीड़ितों को पैसों का लालच तक दिया। चार्जशीट के मुताबिक मोदी के खिलाफ केस मजबूत करने के लिए गलत नाम जोड़कर फेक गवाह भी खड़े किए गए, पीड़ितों से फैक्ट छिपाए गए, गलत एफिडेविट बनाकर उन्हें भ्रमित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि अंग्रेजी में रॉन्ग फैक्ट्स वाले शपथ पत्र तैयार करवाए गए। शपथ पत्र में अंग्रेजी में क्या टाइप किया गया है या एफिडेविट में क्या लिखा गया है, यह दिखाए बिना और कम पढ़े लिखे या अंग्रेजी न जानने वाले पीड़ितों को बताए बिना तैयार कर दिए गए। चार्जशीट के मुताबिक होता यह था कि तीस्ता जो एफिडेविट तैयार करती थी उसे दंगा पीड़ितों से नोटरी करवाकर अपने पास रख लेती थी। 2002 से 2012 तक बिना किसी रोक टोक के वो ये सब नॉन स्टॉप करती रही। साधारण भाषा में समझें तो दंगा पीड़ितों को पता ही नहीं था कि तीस्ता उनके नाम पर किस तरह का बयान लिख रही है, मोदी के खिलाफ कौन सी स्क्रिप्ट फिट कर रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाखिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। आपके हिसाब से किसने किया, क्यों किया जाकिया जाफरी के? सब जानते हैं ना कि तीस्ता सीतलवाड़ जी की एनजीओ ये सब कर रही थी, केवल और केवल। और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है, सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। गुजरात में तो आपकी सरकार थी इतने साल। गुजरात में हमारी सरकार थी, मगर जो एनजीओ थो उसको भारत सरकार ने मदद करी है, सब जानते हैं। और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया। तीस्ता अपनी मर्जी से विक्टिम की जानकारी के बगैर एफिडेविट में कुछ ऐसे पैराग्राफ इंसर्ट कर देती थी जिससे मोदी को डायरेक्ट टारगेट किया जा सके, मोदी के खिलाफ मजबूत केस कैसे बनाया जा सके। मगर जब वहीं विक्टिम एसआईटी के सामने पेश होते थे तो जो उनके बयान होते थे वो एफिडेविट से बिल्कुल अलग होते थे। जिन लोगों के नाम पर ये फेक एफिडेविट बनाई गई थी उन्हें भी प्रभावित किया गया, उन पर दबाव डाला गया। चार्जशीट के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ और दूसरे आरोपियों ने फेक स्टोरी वाली एफिडेविट को ओरिजिनल बताकर मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया। कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी इन्हीं फेक दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ। ना मानने वाले गवाहों को कई बार धमकाया भी गया कि वो जैसा कहा जाता है उस हिसाब से उनका साथ दें। और सबसे बड़ी बात कि इनमें से ज़्यादातर गवाह इलिटरेट थे, उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि अंग्रेजी में फाइल किए जाने वाले जो एफिडेविट्स थे उसमें एक्चुअल में क्या लिखा गया है, और ज़्यादातर किस्सों में वो जो उन्हें बताया गया था उससे अलग ही फैक्ट्स होते थे। चार्जशीट के मुताबिक साजिशकर्ताओं ने गलत इरादे से मोदी के खिलाफ जानबूझकर प्रचार किया, माहौल बनाया। इसके पीछे भी एक मकसद था। चार्जशीट के मुताबिक तीस्ता एंड कंपनी चाहती थी कि उनकी फेक स्टोरी लाइमलाइट में बनी रहे,
उन्हें राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिलता रहे और नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर धीरे धीरे खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी नहीं कहते कि हम पर टैग लगाने का झूठा प्रयास किया, अब सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि झूठा टैग लगाने का प्रयास किया। जनमानस ने, जनता ने कभी भी ये आरोप को स्वीकारा नहीं। मीडिया, एनजीओ और हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी आरोपों को चलाते गई। इन्वेस्टमेंट समिट होता था, हर अखबारों में दंगों पर आर्टिकल आ जाते थे। 10 साल तक, 12 साल तक कंटिन्यूअस आए। मोदी जी जब भी विदेश जाते थे, उनको एम्ब्रेस करने के लिए विदेश के अखबारों में आर्टिकल छपाए गए। एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए कैसा हो सकता है? मुझे तो लगता है आप जैसे व्यक्तियों ने थीसिस लिखना चाहिए। चार्जशीट में रिटायर्ड डीजीपी आरबी श्री कुमार और फॉर्मर आईपीएस संजीव भट्ट को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। कहा गया है कि उस वक्त राज्य सरकार का हिस्सा होने के बावजूद आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और उन्हीं फर्जी दस्तावेजों को ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऐड कर दिया गया। चार्जशीट के मुताबिक इन दोनों ने तीस्ता के साथ मिलकर जबरदस्ती दंगा पीड़ितों के सिग्नेचर्स फर्जी दस्तावेजों पर करवाए। इतना ही नहीं, आरबी श्री कुमार ने तो एक बार पीड़ितों को धमकी भी दी कि तीस्ता की मदद करो, नहीं तो मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और तुम आतंकवादियों के निशाने पर आ जाओगे। चार्जशीट में एक और बड़ा खुलासा तत्कालीन आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को लेकर भी हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक संजीव भट्ट ने 27 फरवरी 2002 के 9 साल बाद गलत दावा किया था कि वो चीफ मिनिस्टर के घर पर 27 फरवरी के दिन बुलाई गई मीटिंग में हाजिर थे और तत्कालीन सीएम मोदी ने उनके सामने कहा था कि हिंदुओं को गुस्सा निकालने दो। चार्जशीट के मुताबिक सच्चाई यह है कि संजीव भट्ट उस दिन चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में हाजिर ही नहीं था। संजीव भट्ट ने वो बातें सिर्फ मोदी के खिलाफ तैयार की गई फेक केस मजबूत करने के लिए कही थी और वो खुद इस फेक स्टोरी में न फंसे, इसके लिए संजीव भट्ट ने दूसरे लोगों पर भी दबाव बनाया। चार्जशीट के मुताबिक अपनी कहानी मजबूत करने के लिए संजीव भट्ट ने उसकी बात न मानने वालों का अपहरण भी करवाया और उनकी इच्छा के खिलाफ फेक एफिडेविट बनवाया। चार्जशीट की एक और बड़ी बात, 27 फरवरी 2002 को संजीव भट्ट ने अपनी मोबाइल लोकेशन उस वक्त के सीएम मोदी के घर पर एस्टैब्लिश करने की भी फर्जी कहानी बनाई, जांच में शामिल दूसरे लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे, दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए। आरोप यह था भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। उस वक्त जो इकोसिस्टम बनी थी, वो इकोसिस्टम ने एक झूठ के पुलिंदे को इतना हवा बनाकर जनता के सामने खड़ा कर दिया कि इसकी इन्फ्लुएंस में सभी लोग थे, शायद कोर्टें भी होगी। सोचिए, कुछ लोगों ने मिलकर मोदी के खिलाफ कितनी शातिर चाल चली थी। गवाह बदल दिए गए, गवाही बदल दी गई, फर्जी स्क्रिप्ट लिख दी, फेक सबूत इकट्ठा कर लिए। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने कई सालों तक मोदी के खिलाफ झूठा नैरेटिव क्रिएट किया, दंगा पीड़ितों को फुसलाया, बहलाया, धमकाया। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में मोदी के खिलाफ झूठी कहानियां बनाई गई, देश और दुनिया को वही फेक स्टोरी सुनाई गई, मगर सच नहीं बताया गया। गुजरात का सच क्या है, यह बाद में खुद मोदी को बताना पड़ा। फेक स्क्रिप्ट राइटर्स का कच्चा चिट्ठा कैमरे पर खोलना पड़ा। 2002
27 फरवरी शाम से मैंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कितने टीवी इंटरव्यू दिए, मैंने कितने मीडिया, प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दिए, सारा कंपाइलेशन आप एएनआई की तरफ से देश को दो। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसको मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट अखबार नहीं होगा जिसको मैंने जवाब नहीं दिए। सबको जवाब दिए, सबको दिए हैं, हर सवाल का जवाब दिया है। 2002 से 2007 तक देता रहा। बाद में मैंने देखा कि ये कोई सत्य जानने की कोशिश नहीं है, ये कोई अननोन कोई दुनिया है जो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही है। फिर मुझे लगा कि जितना कहना था कह चुका। जनता की अदालत में बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर आया। तो किसी भी व्यक्ति की कसौटी करने के लिए जितने अवेलेबल माध्यम है उन सबसे मैं निकल चुका हूं, सबसे निकल चुका हूं। और इसलिए मैं मानता हूं जिनकी गाड़ी यहां अटकी है वो अपना, उनका तो रोजी रोटी हो गया, करते रहे, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मुझे अब इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे देश की जनता के लिए बहुत सारे काम करने हैं। सच तो यह है कि ये मोदी के वही दुश्मन है, ये वही इकोसिस्टम है जो उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने रास्ते से हटाकर कुर्सी हासिल करना चाहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।